आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नज़र आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में स्कूलों के टाइम टेबल में बदलाव, शिक्षा विभाग ने जारी किया आदेश। शनिवार को स्कूल के समय में बदलाव किया गया है। नेपाल में फंसे देश भर के नागरिक, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत कई राज्य शामिल। मुख्यमंत्रियों ने अफसरों को दिए सुरक्षित वापसी कराने के निर्देश। छत्तीसगढ़ में अब नहीं होगी मनरेगा में गड़बड़ी, पारदर्शिता के लिए की गई नई पहल। क्यूआर कोड के साथ जीआईएस तकनीक का हो रहा उपयोग। भारतमाला मुआवजा घोटाला समिति ने अब तक नहीं सौंपी जांच रिपोर्ट। संभाग आयुक्त की चेतावनी का अफसरों पर कोई भी असर नहीं। सीएम साई की बड़ी घोषणा, आदिवासी विकास बजट बढ़ा, 75 करोड़ रुपए की मंजूरी। विधानसभा अध्यक्ष रमन सिंह 2 दिवसीय बेंगलुरु प्रवास पर। राष्ट्रमंडल संसदीय संघ के सम्मेलन में होंगे शामिल। विधायी संस्थानों में संवाद और चर्चा पर जोर। पैर पर कुल्हाड़ी मत मारो, मुश्किल से मिलती है सरकारी नौकरी। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ताओं को दी नसीहत। महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस करेगी बड़ा प्रदर्शन। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने सरकार को घेरा, कहा जनता से 5,000 रुपए वसूल रही है सरकार। सीएससीएस को जल्द मिलेगा स्टेडियम। खेल मंत्री ने संघ के पदाधिकारियों से की मुलाकात के दौरान दिए विशेष संकेत। उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने देखी द बंगाल फाइल्स, कहा फिल्म में दिखाई गई है सत्य घटना। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा राज्य के विद्यालयों में शनिवार को शाला लगने के समय का निर्धारण किया गया है। एक पाली में संचालित होने वाले स्कूल अब शनिवार को प्रातः 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगे। 2 पाली में संचालित स्कूलों में प्राथमिक एवं पूर्व माध्यमिक शालाएं मध्याह्न 12 बजे से शाम 4 बजे तक और हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी शालाएं प्रातः 7:30 बजे से 11:30 बजे तक संचालित होंगी। इस संबंध में मंत्रालय महानदी भवन स्कूल शिक्षा विभाग ने आदेश जारी कर दिया गया है। पड़ोसी देश नेपाल में जारी हिंसा और राजनीतिक उथल-पुथल के बीच छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने आश्वासन दिया है कि उनकी सरकार राज्य के उन पर्यटकों की सुरक्षित वापसी के लिए तेजी से कार्रवाई कर रही है। ये सभी वर्तमान में चल रहे हिंसक विरोध प्रदर्शन के बीच नेपाल में फंसे हुए हैं। उन्होंने कहा है कि राज्य प्रशासन अपने नागरिकों की सुरक्षित निकासी के लिए भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर काम कर रहा है। एक्स पर एक पोस्ट में उन्होंने लिखा कि मुझे जानकारी मिली है कि छत्तीसगढ़ के कुछ पर्यटक इस समय नेपाल में हैं। उनकी सुरक्षा सर्वोपरि मानते हुए मैंने संबंधित अधिकारियों को तत्काल आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए हैं और भारत सरकार के अधिकारियों के साथ मिलकर उनकी सुरक्षित वापसी सुनिश्चित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। इस चुनौतीपूर्ण समय में हमारी सरकार प्रत्येक नागरिक की सहायता के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। छत्तीसगढ़ में महात्मा गांधी नरेगा कार्यों में पारदर्शिता के लिए डिजिटल क्रांति की शुरुआत हो गई है। मनरेगा कार्यों को पारदर्शी और सुलभ बनाने के लिए क्यूआर कोड और जीआईएस तकनीक का उपयोग किया जा रहा है। इससे ग्रामीण एक साधारण स्कैन से मनरेगा के तहत स्वीकृत कार्यों, परियोजनाओं और खर्च पर नजर रख सकते हैं।
पंचायत व ग्रामीण विकास एवं आईटी विभाग की प्रमुख सचिव निहारिका बारिक सिंह ने बताया कि छत्तीसगढ़ सरकार ने सुशासन की ओर एक कदम बढ़ाते हुए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना में पारदर्शिता बढ़ाने के लिए नई तकनीक पहल शुरू की है। अब हर ग्राम पंचायत के लिए QR कोड बनाए गए हैं। पंचायत भवन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर यह QR कोड लगे रहेंगे। भारतमाला प्रोजेक्ट मुआवजा फर्जीवाड़ा की अंतिम जांच रिपोर्ट अब तक नहीं सौंपी गई है। बार बार समय देने के बावजूद जांच अधिकारी रिपोर्ट नहीं दे रहे हैं। यही नहीं, संभाग आयुक्त ने लापरवाही करने वाले अधिकारियों को नोटिस देने की बात भी कही थी, लेकिन अफसरों को अब तक नोटिस भी नहीं दिया गया है। आपको बता दें कि भारतमाला मुआवजा घोटाले में आई दावा आपत्तियों और शिकायतों की जांच के लिए बनाई गई समितियों की समय सीमा 14 अगस्त को ही खत्म हो चुकी है। संभाग आयुक्त की बार बार चेतावनी का असर भी अफसरों पर नहीं हो रहा है। यही वजह है कि 4 समितियों में एक समिति ने अब तक अपनी रिपोर्ट नहीं दी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साई की अध्यक्षता में कोरबा कलेक्ट्रेट सभा कक्ष में मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण की बैठक आयोजित हुई। मुख्यमंत्री साई ने मध्य क्षेत्र अंतर्गत निवासरत अनुसूचित जनजाति समुदाय के बेहतर विकास के लिए प्राधिकरण की बजट राशि 50 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 75 करोड़ रुपए की घोषणा की। सीएम ने कहा है कि मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरण के पुनर्गठन के बाद आज की यह प्रथम बैठक एक नए संकल्प और दृष्टिकोण के साथ आयोजित हो रही है। मुख्यमंत्री साई ने कहा है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने बस्तर, सरगुजा और मध्य क्षेत्र आदिवासी विकास प्राधिकरणों के साथ साथ अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण और छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण एवं अन्य पिछड़ा वर्ग विकास प्राधिकरणों का गठन कर समावेशी विकास की दिशा में मजबूत कदम उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि इन प्राधिकरणों का उद्देश्य आदिवासी क्षेत्रों में विकास कार्यों को गति देना, पारदर्शिता सुनिश्चित करना और जन सुविधाओं को हर गांव, हर परिवार तक पहुंचाना है। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। अब खबर आपकी उंगलियों पर, हर खबर पर हमारा नजरिया। इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह ने 11 से 13 सितंबर तक कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में आयोजित राष्ट्रमंडल संसदीय संघ यानी कि CPA भारत क्षेत्र के 11वें सम्मेलन में भाग लेंगे। बेंगलुरु स्थित विधानसभा में आयोजित इस सम्मेलन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला करेंगे। सम्मेलन के दौरान डॉक्टर रमन सिंह विधायी संस्थानों में संवाद और चर्चा, जनविश्वास का आधार, जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। उनके संबोधन में लोकतंत्र की नींव माने जाने वाले संवाद, बहस और सहमति की प्रक्रिया को जन आकांक्षाओं की पूर्ति का माध्यम कैसे बनाया जा सकता है, इस पर विशेष प्रकाश डाला जाएगा। कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2024 में हुई गड़बड़ी को लेकर पेश एक जनहित याचिका को सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया। चयनित अभ्यर्थियों के भी याचिकाओं में शामिल होने पर चीफ जस्टिस ने कहा है कि बड़ी मुश्किल से सरकारी नौकरी मिलती है और आप खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। दरअसल राज्य लोक सेवा आयोग के अंतर्गत वर्ष 2024 में पुलिस आरक्षकों की भर्ती परीक्षा आयोजित कराई गई थी। चयन से पहले इसमें राजनांदगांव के सभी शामिल अभ्यर्थियों की शारीरिक दक्षता परीक्षा भी कराई गई। इसमें शामिल होने जा रहे उम्मीदवारों का फिजिकल टेस्ट होता है। लिखित परीक्षा में सफल होने के बाद भी जब तक फिजिकल फिटनेस में कोई अभ्यर्थी पूरी तरह खरा नहीं उतरता तब तक उसका अंतिम चयन नहीं हो सकता। इस टेस्ट के दौरान राजनांदगांव में विभागीय अधिकारियों की ओर से गड़बड़ी करने और अपने परिचितों के पक्ष में निर्णय कराने के आरोप लगाए गए थे। इसे ही लेकर 7 अभ्यर्थियों ने हाईकोर्ट में जनहित याचिका पेश की है।
महंगी बिजली को लेकर कांग्रेस एक बार फिर बड़ा प्रदर्शन करेगी। पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा है कि सरकार महतारी वंदन योजना के नाम पर सिर्फ 1000 रुपये दे रही है और बिजली बिल बढ़ाकर महतारी वंदन के बदले जनता से 5000 रुपये तक वसूल रही है। बैज ने कहा कि महतारी वंदन का पैसा बिजली बिल और नकली महंगी शराब बेचकर वसूला जा रहा है। इसके खिलाफ कांग्रेस फिर से बड़ा आंदोलन करेगी। आपको बता दें कि धमतरी के अछोटा गांव के भाजपा कार्यकर्ताओं ने बीजेपी कार्यालय के दीवार पर सामूहिक इस्तीफा पत्र चिपकाया। इस मामले में पीसीसी चीफ दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी कार्यकर्ताओं का पार्टी से मोहभंग हो गया है। साई सरकार का ढिंडोरा पीटने वाले कार्यकर्ता अब खुद विरोध कर रहे हैं। इससे पहले नारायणपुर में भी विरोध दिखा। बीजेपी कार्यकर्ता असंतुष्ट हैं। आने वाले समय में भगदड़ मचेगी। बैज ने कहा है कि बीजेपी अपने कार्यकर्ताओं को नहीं संभाल पा रही है। जो कार्यकर्ता कांग्रेस में आना चाहे उनका स्वागत है। नया रायपुर स्थित शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम की जिम्मेदारी अब छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ यानी कि CSCS को मिलने का रास्ता साफ होता दिख रहा है। राज्य के खेल और PWD मंत्री अरुण साव ने कहा है कि स्टेडियम का दस्तावेजी काम पूरा होने के बाद संघ को स्टेडियम सौंप दिया जाएगा। आपको बता दें कि CSCS के पदाधिकारियों ने उप मुख्यमंत्री एवं खेल मंत्री अरुण साव से मुलाकात की। उप मुख्यमंत्री ने चर्चा के दौरान कहा कि सरकार का रुख खेलों के प्रति सकारात्मक है और आने वाले महीनों में न सिर्फ क्रिकेट बल्कि हर खेलों को बढ़ावा देने ठोस कदम उठते नजर आएंगे। गौरतलब है कि क्रिकेट स्टेडियम पूरा रखरखाव और संचालन CSCS को सौंपने की मांग लंबे समय से की जा रही है। डिप्टी CM साव से मुलाकात के दौरान संघ के अध्यक्ष जुबिन शाह, विजय शाह, राजेश दवे समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। द बंगाल फाइल्स में विभाजन के दौरान की घटनाओं को दिखाया गया है। फिल्म देखने के बाद क्रोध और दुख हुआ। फिल्म में सत्य घटना को दिखाया गया जो हकीकत में घटी है। यह बात उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने द बंगाल फाइल्स देखने के बाद कही। दरअसल छत्तीसगढ़ सर्व बंग समाज की ओर से पंडरी स्थित मॉल में द बंगाल फाइल्स फिल्म का प्रदर्शन देखने उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा पहुंचे थे। शो में बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। उप मुख्यमंत्री ने फिल्म के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री को बधाई देते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल में फिल्म को अवश्य दिखाया जाना चाहिए। नेटफ्लिक्स के माध्यम से बंगाल में फिल्म को दिखाने की कोशिश करेंगे। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज़ भारत की बात।